4 साल मेरे कॉलेज के ऐसे ही हमने चिल लाइफ काटी। मैं अपनी गाड़ी लेके जाता था, अपनी गाड़ी में मस्त घूमता था, डिस्क क्लब बार सब कुछ एंजॉय कर रहा था। जब मैंने रियलिटी देखी तो मुझे पता चला कि कंपनी 25-30 लाख रुपए लॉस में। अब वो घर चला जाएगा, घर बिक जाएगा, बैंक वाले आ जाएंगे, घर की नीलामी हो जाएगी। उस रात को मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज आया। फिर मैंने डिसीजन लिया कि अब तो मेरे को सुसाइड करनी ही पड़ेगी, अब तो मेरे को कोई नहीं बचा सकता। पर ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम सुशांत धवन है। मैं हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद से आया हूँ। मेरी कंपनी का नाम फार्मर ट्रैक पार्ट्स, जो कि ट्रैक्टर के लिंकेज पार्ट्स बनाती है, जो कि किसी भी ट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट करने के काम में आता है। मैं आपको आज जोश टॉक के मंच पे एक ऐसे लड़के की कहानी बताऊंगा जो अपनी एक कॉलेज लाइफ जी रहा था। गुड़गांव के एक अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ, 4 साल उसने अच्छे निकाले, एक लग्जूरियस लाइफ मैं बोलूँगा उस टाइम पे वो जी रहा था। पर जब उसको बिजनेस में आया, जब उसने रियलिटी देखी तो वहाँ पर सिचुएशन एकदम डिफरेंट थी। तो वो रियलिटी क्या थी? आखिरकार ऐसा उस लड़के के साथ क्या हुआ जो उसने जब रियलिटी देखी तो वो एकदम से हैरान हो गया, ये मैं कहाँ आ गया, ये क्या हो गया? तो आइए हम आपको बताते हैं कि उस लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ था। तो दोस्तों, मेरी कहानी शुरू होती है 2010 से। 2010 में मैंने गुड़गांव के कॉलेज में एडमिशन लिया। लाइफ मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी। गुड़गांव आप लोगों को पता ही होगा कितना चकाचौंध शहर है। यहाँ पर डिस्क क्लब पब्स की कोई कमी नहीं है और हमने उसका भरपूर इस्तेमाल किया। ऐसा कोई फील नहीं किया कि हमने कोई क्लब छोड़ा हो उस टाइम पे। तो हम अच्छी चिल लाइफ जी रहे थे। अब क्योंकि मेरा फैमिली बिजनेस था तो मुझे स्टार्टिंग से मैंने देखा हुआ फैक्ट्री जाता था, बचपन में भी जाता था, बाद में भी जाता रहा। तो मुझे नहीं पता कब ये हुआ, पर एक अपने आप इंटरेस्ट बन गया। तो इसलिए मैंने 2010 में मैकेनिकल फील्ड चूज़ करी। तो मैंने इंजीनियरिंग करी और क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था तो अच्छे मार्क्स भी आते थे। मेरे पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती थी, थ्योरेटिकल तो मैं कॉलेज में पढ़ ही रहा था। तो दोनों का जब मैच होता था तो अच्छा मतलब मौज मस्ती हो रही थी। 2014 पे 4 साल मेरे कॉलेज के ऐसे ही हमने चिल लाइफ काटी। मैं अपनी गाड़ी लेके जाता था, अपनी गाड़ी में मस्त घूमता था, डिस्क क्लब बार सब कुछ एंजॉय कर रहा था, कोई टेंशन नहीं थी। अब 4 साल कंप्लीट हो गए, कंपनीज आने लगी प्लेसमेंट के लिए। तो उस टाइम पे मैंने अपने घर पे डिस्कस किया कि आज मारुति आ रही है, आज टाटा आ रही है, आज ये कंपनी आ रही है। तो घर वालों ने बोला, बेटा क्या करेगा, तेरे को पता है ना, अल्टीमेटली तेरे को फैमिली बिजनेस ही करना है। तो बोला हाँ मेरे को तो पता ही है, ठीक है। तो मेरे दोस्त मेहनत कर रहे थे, दिन रात पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि उनको कंपनी के लिए तैयारी करनी थी। मैं चिल कर रहा था, मैं रिलैक्स कर रहा था क्योंकि मुझे पता था मैंने बैठना ही नहीं है प्लेसमेंट में, मैं मेहनत क्यों करूँ। पर फिर भी मेरे को 2-4 दोस्तों ने ऐसे टोक दिया कि तेरे बस की नहीं है। तो मुझे बुरा लगा। फिर मेरे को 2-4 लोगों ने ये भी बोला कि भाई तेरे को जब जॉब नहीं करनी तो किसी की सीट खराब मत करियो। तो बोला ठीक है, अब करना क्या है। पर मेरी थोड़ी सी ईगो हर्ट हो गई, मैं प्लेसमेंट ले ली और मेरा एक कंपनी में सिलेक्शन हो गया। नोएडा में एक कंपनी थी, वहाँ पर मेरा 2,40,000 का पैकेज लगा। मेरे को पैकेज की टेंशन नहीं थी, मेरे दोस्तों का 7-8 लाख 10 लाख का पैकेज लगा, मुझे उनके लिए खुशी हुई। और मेरा 2.5 लाख का लगा, मुझे उसमें भी खुशी हुई क्योंकि मेरे को टेंशन नहीं थी। तो फाइनली मैंने नोएडा में अपनी जॉब स्टार्ट करी। अब कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो गए कि 2-3 बार अनलकीली मेरे वहाँ पर नोएडा में एक्सीडेंट हो गए कंटिन्यूअसली 1 हफ्ते में। तो मेरे घर वालों ने थोड़ा-सा ये डिसीजन लिया कि बेटा अभी तुम जॉब नहीं करोगे। मेरा टारगेट ये था कि मैं 6-7 महीने 1 साल तक जॉब करूँगा। पर किस्मत ने कुछ ऐसा रुख बदला, 3 एक्सीडेंट मेरे लगातार हुए। तो मेरे को अल्टीमेटली वो जॉब छोड़नी पड़ी। 6 दिन मैंने जॉब करी, उसके बाद मैं फाइनली घर आ गया। मेरे सर पे टाँके वहाँ के आए हुए थे और मैं 40 दिन के बेड रेस्ट पे था। उसके बाद फिर वो फ्लो टूट ही गया। फिर उसके बाद घर वालों ने भी यही डिसाइड किया, मैंने खुद भी यही डिसाइड किया कि अब नोएडा जाने का फ़ायदा नहीं है, अब जो है अब अपने बिज़नेस के अंदर काम स्टार्ट करो। तो 2014 में एकदम चिल लाइफ़ से निकल के अब मैं फाइनली बिज़नेस में चला गया। बिज़नेस में जब मैं गया तो ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार फैक्ट्री गया था, मैं फैक्ट्री पहले भी जाता था। पर मैंने पहली बार अकाउंट्स देखे, पहली बार मैंने वहाँ पर समझा कि हमारी फैक्ट्री कमा क्या रही है। बच्चा होता है अपनी फैक्ट्री में, पापा की फैक्ट्री में जाता है, मशीनें देखता है, थोड़े बहुत हाथ भी हिला लेता है, तो ठीक है, वो चल रहा था। मगर पहली बार मैंने अकाउंट्स देखे कि अब जब मैंने फैक्ट्री सँभाल ली है, मैंने काम करना है, तो मेरे को पता भी चले कि हमारी कंपनी कितना कमा रही है, क्या कमा रही है। तो जब मैंने रियलिटी देखी तो मुझे पता चला कि कंपनी 25-30 लाख रुपए लॉस में है
और पापा से पूछा तो पापा को कुछ ऐसा टेंशन ही नहीं थी। थोड़ा सा होता है कि जो पुराने लोगों का काम चल रहा था, मार्जिन उस टाइम पुराने ज़्यादा मिलते थे, धीरे धीरे मार्जिन कम हो गए, स्क्वीज हो गए, कंपटीशन बढ़ गया। पापा ने ध्यान नहीं दिया, तो कंपनी लॉस में चल रही थी, वो उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आपको फैक्ट्री चलती हुई दिख रही है, वर्कर काम कर रहे हैं, पर आपके अकाउंट्स के अंदर आप देख ही नहीं रहे, तो कंपनी लॉस में चलेगी। फिर मैंने कैलकुलेट किया कि चलो कंपनी लॉस में है, इसको हम देख लेंगे, हमारी कंपनी कमा कितना रही है महीने का। तो पता चला कि मुश्किल से 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये देखकर तो फिर मैं कैलकुलेशन में आ गया, यार ये तो मतलब इतनी लग्जूरियस लाइफ अफोर्ड कैसे कर रहे थे मेरी? कंपनी तो 50,000 रुपये भी मुश्किल से कमा रही है। पर हाँ, कंपनी में वर्कर्स थे, काम चल रहा था, पर कैलकुलेशंस नहीं थी, जिसकी वजह से कंपनी लॉस में हो गई और कमा कम रही थी। मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं इसी कंपनी के अंदर धक्के खाऊं और 50,000 पैसे 60-70,000 लाख रुपए तक लेके जाऊं, या फिर कहीं तक भी लेके जाऊं, या फिर मैं वो वापस अपनी जॉब में चला जाऊं। जॉब का रास्ता इसलिए बंद था क्योंकि उस टाइम मैं चिल मूड में था। मैंने तो कंपनियों के अंदर ध्यान ही नहीं दिया। अच्छी अच्छी कंपनी सारी निकल के मैं 2,40,000 का पैकेज लेके बैठा हुआ था, 2,40,000 साल के। तो उस हिसाब से फिर मैंने कैलकुलेट किया, भैया वहाँ पर जॉब में तो जाना बहुत मुश्किल है, इस टाइम पे तो मेरे को अपनी कंपनी में जो है जैसे तैसे करके इसी को बचाना पड़ेगा। तो वहाँ से मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। तो कहानी कुछ ऐसे बढ़ती है कि जो हमारी कंपनी प्रोडक्ट बना रही थी, वो प्रोडक्ट आफ्टर मार्केट में तो चल रहा था, मगर कंपनी ने बंद कर दिया था। तो हम बना रहे थे उस टाइम पे ब्रेक ड्रम और ब्रेक असेंबली। वो एक हमारा पूरा जो यूनिट था, पूरा सेटअप था, वो पर्टिकुलर एक ही ब्रेक ड्रम ब्रेक असेंबली बना सकता था। तो मैंने पापा को बोला, पापा ये तो हम एक ही मॉडल के साथ स्टिक रह गए, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रैक्टर का मॉडल बना रहे हैं, मैं मार्केट में जाऊँगा तो मैं कैसे एक्सपैंड करूँ? कंपनीज़ बहुत सारी हैं, महिंद्रा, स्वराज, सोनालिका, जॉन डियर, मेसी, और हम सिर्फ एक ही ट्रैक्टर के एक ही ब्रेक ड्रम ब्रेक असेंबली बना रहे हैं, हमारा पूरा यूनिट इसके ऊपर स्टक है। तो पापा ने बोला, देख बेटा, ये पार्ट है, ये पार्ट है, उन्होंने मेरे को 5-6 ऑप्शंस दिए, तो उसमें से एक मुझे ठीक लगा। मैंने बोला हाँ, ये इसके लिए मशीनरी कॉमन आएगी, और ये एक बार हमने मशीन्स ले ली, तो उसके बाद हम बहुत सारे ट्रैक्टर्स का बना सकते हैं। तो मैंने फाइनली प्रोडक्ट चूज़ किया ट्रैक्टर का लिंकेज पार्ट, जो कि हम उस टाइम भी बनाते थे, पापा बनाते थे आयशर के लिए, पर वो बहुत छोटे वॉल्यूम से बनाते थे। तो मैंने उसी को एक्सपैंड करने का डिसीजन लिया। तो फाइनली पापा ने बोला कि ठीक है, तेरे को मशीन्स दिलवा देते हैं। अब वापस घर आए, घर आके फैमिली के साथ डिस्कशन हुआ, मम्मी बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, पापा बैठे हैं, पूरा फैमिली में डिस्कशन चल रहा है कि अब बेटे को क्या करवाना है, बेटा खुद ही सोच रहा है कि बेटे को करना क्या है। तो फाइनली एक म्यूचुअल डिसीजन ये लिया कि फंड्स तो हमारे पास है नहीं, या तो हम लोन लेंगे, या फिर अब मेरे पापा ने अपने टाइम पे पैसे कमा के 2 घर एक साथ ले खरीद रखे थे। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि एक घर बेच के तेरे को जो हमने थोड़ा बहुत अनऑफिशियल लोन लिया हुआ है वो भी पूरा कर देंगे, और तेरे को फैक्ट्री भी लगा देंगे, प्लस तेरे हाथ में पैसा भी आ जाएगा। तो ठीक है, मैं भी खुश हो गया। अगले दिन से फिर एक और डिसीजन लिया कि अब क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे हमारे 2 प्लॉट्स थे, दोनों प्लॉट्स में हमने एक बड़ा-सा घर बना रखा था। तो बड़े से घर को डिवाइड करने के लिए पापा ने बोला कि इसको डिवाइड तो करना पड़ेगा। जब बेचना है, एक हिस्सा तूने बेचना है, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ठीक है, अब उसको डिवाइड करने के लिए पैसा चाहिए, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन के लिए फिर पैसा नहीं है। तो फिर हमने दोबारा घर पे मीटिंग हुई। एक डिसीजन लिया कि चलो अब ऐसा करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, और वन शॉट हमारे को ये करना पड़ेगा। लोन लेके साथ-साथ ही बेच देंगे, और साथ-साथ ही तेरे को पैसे उससे जो भी फंड्स आएगा उससे तू अपना काम स्टार्ट कर लियो। तो ठीक है। वो हमने लोन के लिए प्रोसेस डाल दिया, लोन हमने ले लिया, लोन मिल गया। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे ध्यान है 50-60 लाख रुपए का लोन लिया था उस टाइम पे। अब 50 लाख का लोन लेके 50 के 50 लाख घर को डिवाइड करने में ही लग गए। हुआ ये कि रॉ घर जब हमने पूछा था उस टाइम पे हमारे उस घर के पैसे मिलते थे 1 करोड़ 10 लाख। तो ठीक है, मैं खुश था। घर को डिवाइड करने में बैंक का सारा पैसा लग गया, और 6 महीने का समय लग गया, और 6 महीने बाद प्रॉपर्टी के रेट्स इतने गिर चुके थे, सब कुछ पैसा लगाने के बाद भी वो घर की वैल्यू आ गई 90 लाख। अब सारे टेंशन में, सब स्ट्रेस में, बैंक का लोन 50-60 लाख रुपए का खड़ा है, घर की वैल्यू 90 लाख हो गई। अब सारी कहानी आ गई अपने घर पे। अब सिचुएशंस थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट होने लगी थी। हमें दिख गया था कि अब प्रॉब्लम होती जा रही है। तो मैंने फिर थोड़ा-सा डिसीजन लिया। मैंने पापा को बोला, पापा अब जो हो चुका, छोड़ो। घर अब हमने रेंट पे चढ़ा दिया है। आप मेरे को थोड़ा-सा लोन और लेके मेरे को मशीन्स दिलवा दो। तो पापा ने फिर से एक लोन ले लिया। मेरे ख्याल से 15 एक लाख का लोन लिया था। 15 लाख की मेरे को मशीन्स दिलवा दी। चलो ठीक है, अब मशीन्स आ गई। फैक्ट्री के अंदर जो मैंने लिंकेज पार्ट्स बनाने का डिसीजन लिया था, उसकी मशीन्स आ गई। घर हमने रेंट पे चढ़ा दिया था, उसका थोड़ा-सा ईएमआई का पार्ट वहाँ से जा रहा था।
अब मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी मेरे पे कि बेटा अब जो मशीन आ गई है अब इसको चलाना है और इससे पैसे कमा के बैंक की ईएमआई पे करनी है और सारी चीज़ें बचानी है। मैंने तो अपने 4 साल के करियर में सीखा ही नहीं थी कि मार्केटिंग कैसे करनी है, मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ना ही मैंने कुछ ये सीखा था कि मशीन कैसे चलानी है, पढ़ा ज़रूर था, मगर चलानी कैसे ये नहीं पता था। तो फाइनली मेरे फादर ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन किया कि इसको थोड़ा-सा मार्केट का एक्सपीरियंस चाहिए, इसको मार्केटिंग सिखाओ। तो मैं सबसे पहले जो गया था हरियाणा का एक शहर है गोहाना। गोहाना से हमने मार्केटिंग स्टार्ट करी। मैं उस टाइम पे मेरे पास काले रंग की स्कॉर्पियो होती थी, एसी गाड़ी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। स्ट्रेस जो था पैसे का तो था, बट हाँ, कंफर्टेबल लाइफ़ थी अभी भी हमारे पास। तो मैं मार्केटिंग करने चला गया, पापा ने बोला मैं चला गया। अब गोहाना में गया, उसके बाद उन्होंने बोला कि एक टूर बनेगा। हम गोहाना गए, गोहाना से 1 गाँव गए, 2 गाँव गए, 4 गाँव गए, लगभग 5-6 दिन गोहाना में लग गए। उसके बाद मैंने घर पे फ़ोन किया, पापा ने बोला अब इसके आगे जाओ, सिरसा जाओ। फिर गोहाना से मैं सिरसा गया। तो ऐसे करते-करते मेरे को 15-20 दिन लग गए। अब मुझे 15-20 दिन बाद होने लगा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। इसी दौरान एक हम दुकानदार पे गए, वहाँ पर चलो ठीक है, स्ट्रेस तो था ही था, पर कुछ सीखने को भी मिल रहा था। एक दुकान पे मैं खड़ा था, तो बाय चांस एक किसान आया, उसने बोला कि भैया टॉपलिंग चाहिए। तो बोला टॉपलिंग यही तो मैंने बनानी है। तो मैंने उससे किसान से पूछा, बोला भैया ये देखो मेरे हाथ में टॉपलिंग है, अगर मैं आपको इसकी क्वालिटी थोड़ी-सी और हेवी करके दूँ, ले लोगे? क्यों हर दुकानदार, हर डिस्ट्रीब्यूटर बोलता था हमें सस्ता चाहिए। पर उस किसान से जब मैंने पूछा, कहता है भैया ये टॉपलिंग 2000 रुपए की मैं लेके जा रहा हूँ, आप 3000 की दो, मगर मेरे को हेवी चीज़ चाहिए, क्वालिटी चाहिए। तो मैंने बोला आज तक मेरे को हर दुकानदार, हर डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है भैया इतना महँगा माल बिकेगा ही नहीं। उस टाइम पे हमारी टॉपलिंग का एमआरपी 1600 होता था, वो 1600 के अंदर इतना हमारे को सुना देते थे और किसान कह रहे हैं मैं तो 3000 भी दे दूँगा। तो वहाँ से मेरा एक माइंड क्लियर हुआ कि जो एंड यूज़र है उसको वैल्यू फॉर मनी और क्वालिटी चाहिए। सबको नहीं, पर मोस्ट ऑफ द केसेज़ में ऐसा हो सकता है। तो उस टाइम पे मैंने अपने एक परसेप्शन चेंज कर दिया कि मैं क्वालिटी बनाऊँगा। अब हम आ जाते हैं मेरी फैक्ट्री में। अब मैं सुबह के टाइम पे फैक्ट्री जा रहा हूँ 8:30 बजे, वो एक मैंने रूटीन बना लिया था कि 8:30 बजे फैक्ट्री पहुँचना ही पहुँचना है। फैक्ट्री जाके अब मैं मशीन्स देख रहा हूँ, अपने फोरमैन से डिस्कशन कर रहा हूँ। उस टाइम पे हमारा एक फोरमैन होता था, जो हमारी पूरी फैक्ट्री का वन मैन आर्मी होता था। वो सारी फैक्ट्री में सारे जो भी काम होते थे, मशीन से लेकर डाई, टूल, डिज़ाइन सब कुछ वही करता था। तो मैं उससे डिस्कशन कर रहा था, जो भी मैंने कुछ अपनी राय भी ले देने लगा। जो मैं पढ़ लिख के आया था, मैंने अपने इनपुट्स भी देने शुरू किए। तो वहाँ से मुझे समझ आया कि ये थोड़ा-सा मतलब प्रॉब्लम कर रहा है। इनको लागू करने में, इम्प्लीमेंट करने में ये दिक्कत कर रहा है। मैं कुछ भी बोलता था ऐसे करना है, तो अब ये कल का आया लड़का हमारे को बताएगा। तो ये उसकी वर्डिंग्स होती थी फोरमैन की। तो मुझे बहुत अजीब-सा लगा, हर बात पे टोका-टाकी, और मैं अच्छे के लिए कर रहा था। मैं स क्या कर रहा था कि जो ज़मीन पे सामान पड़ा हुआ है, जो हमने पढ़ाई-लिखाई में पढ़ा था कि जो ज़मीन पे सामान पड़ा हुआ है, उसके ऊपर चल-चल के जा रहे हैं, वही सामान बना रहे हैं, वहीं उसी के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो वो सारा हटा के अच्छे से तरीके से रैक लगाओ और उसके अंदर सारा मैनेज करो। अब वो फोरमैन तो छोड़ो, फोरमैन जाके फादर को बोलता था, पापा को बोलता था, ये देख लो, अभी ये इनके काम-धाम रोक के हम इनके लिए रैक लगाएँ। तो एक दिन ऐसे ही बहसबाजी में मैंने उसको बोल दिया, चल अब तू छुट्टी कर, आज के बाद हमारी कंपनी में मत आइयो, क्योंकि मैं मालिक हूँ। तो मैंने इस घमंड में, इस एटीट्यूड में उसको सुना दिया और मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई होने के बाद मैंने उसको बोल दिया कि चलो अब जाओ। तो ठीक है, वो चला गया। शाम को पापा आए फैक्ट्री में, उनको पता चला कि इसने फोरमैन को निकाल दिया है। बहुत सुनाया और चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ कैमरे में कि पीटा भी सही। पर ठीक है, मैं अपने उसके अंदर अड़ियल था कि कोई नहीं, निकाल दिया, मैं कर लूँगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अगले दिन मैं आ गया, पापा से लड़ाई हुई, झगड़े हुए, जो भी हुए। अगले दिन मैं वापस फैक्ट्री आया, अब मैं काम करने लगा। काम करने लगा तो थोड़ा बहुत तो मुझे नॉलेज थी, थोड़ा बहुत मैंने देख लिया था। अब मैं अपने हिसाब से कंपनी चलाने लगा। अब जो हम पार्ट बनाते हैं उसके अंदर एक कंपोनेंट है नट और बोल्ट। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, नट बोल्ट का आपको पता होगा। उसमें जितनी कम प्ले होगी उतना, मतलब ये मैंने मार्केट में जाके सीखा था कि हमें ये जो नट बोल्ट के अंदर प्ले है वो कम चाहिए। तो नट बोल्ट के अंदर एक्चुअल में भी प्ले कम होनी चाहिए, ज़्यादा प्ले होती है तो मतलब उसकी क्वालिटी बेकार है। तो वो क्या होता है कि बोल्ट का एक साइज़ है, वो साइज़ हम जितना प्लस करते जाएँगे, तो नट का साइज़ फिक्स है, बोल्ट का साइज़ हम प्लस करेंगे तो वो प्ले कम होती जाएगी। तो मैंने ठीक है, साइज़ प्लस करो। तो मेरे फोरमैन ने मुझे बोला था कि 29.1 साइज़ रखना है, जो हम आज तक बना रहे थे। बोला ठीक है, इसको 29.2 करो। 29.2 किया और हमने 10 पीस चेक किए, तो प्ले कम हो गई। दिस इज़ कॉल्ड क्वालिटी। ऐसे बनाते हैं क्वालिटी, फोरमैन को कुछ नहीं आता था। तो ये रियलिटी है।
तो हमने फाइनली वो सारी चीज़ें चेक करके 10 पीस ओके किए, बहुत अच्छी क्वालिटी बन गई। अब उस टाइम पे होता ये था कि हमारे पास एक लिमिटेड फंड्स थे, जिससे मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना था, बनाना था, उसको बेचना था, मार्केट में जाके सारी चीज़ें करनी थी। 3 साढ़े 3 लाख का रॉ मटेरियल था। मैंने ये सारा बनवाया और सबका साइज़ 29.2 रख दिया। अब इसके अंदर एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि जब आपने डायमीटर बढ़ा दिया, रॉड का साइज़ प्लस कर दिया, उसके बाद आपने उसके अंदर चूड़ी डाल दी, तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, हमने 29.2 साइज़ के सारे बोल्ट्स बना दिए और ठीक है, काम चल रहा है। असेंबली के टाइम पे जब पूरा प्रोडक्ट बनने के बाद फाइनली एक असेंबली होती है, असेंबली के टाइम पे नट बोल्ट जब चढ़ाने की बारी आई, उसको कंप्लीट बनाने का जब टाइम आया, तो वो चढ़ ही नहीं रहे। अब मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, यार ये क्या हो गया? वो 10 पीस तो चढ़ गए थे, तो 10 पीस तो चढ़ गए थे, मगर जब पूरा लॉट बना, तो उसमें से बहुत सारे पीस ऐसे थे जो नहीं चढ़ रहे थे। अब उनका क्या किया जाए? अब बस पूरी टेंशन के अंदर घूम रहा हूँ। अब मेरे को फोरमैन की भी याद आ रही है। तो कुछ ऐसा ही है कि पढ़ाई-लिखाई अपनी जगह है और प्रैक्टिकल नॉलेज अपनी जगह है। तो उस टाइम पे मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा कि हर किसी का जो नॉलेज है, जो स्किल है, वो उसकी अपनी है। मेरे पास चलो पढ़ाई-लिखाई वाली, डिग्री वाली नॉलेज थी, पर प्रैक्टिकल नॉलेज जो उस बंदे की मैंने 15 साल की और उसकी मैंने कदर नहीं करी, वो मुझे उस टाइम पे पूरी अच्छे से ध्यान में आ गई। अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा था मैं किससे बात करूँ? पापा से मैं बात कर नहीं सकता था क्योंकि वो तो पहले ही मुझे बता चुके थे कि बिना फोरमैन के फैक्ट्री चलेगी नहीं। अब पापा शाम को आए, उनको फिर से पता चला कि ये इसने कांड कर दिया है, पूरा फैक्ट्री का माल खराब कर दिया है और इस बार उन्होंने खूब मेरे को डाँटा, ढंग से डाँटा और मैं इस बार उनको कुछ काउंटर में बोल भी नहीं सका, उनको कुछ जवाब भी नहीं दे सका क्योंकि गलती मेरी थी और मैं खुद ही इतना स्ट्रेस में था। अब इतनी डाँट खा के अब वो मन ही मन मेरे में भरता गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा, अब मैं डरने लगा कि 3 साढ़े 3 लाख रुपए यही तो मेरे हाथ में पैसा था। अब वो वापस सारी चीज़ें घूमने लगी, अब वो घर चला जाएगा, घर बिक जाएगा, बैंक वाले आ जाएँगे, घर की नीलामी हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें माइंड में स्ट्रेस से पूरा भर गया। वो शाम मेरे को आज भी याद है। फिर मैंने डिसीज़न लिया कि अब तो मेरे को सुसाइड करनी ही पड़ेगी, अब तो मेरे को कोई नहीं बचा सकता। तो उसी टाइम पे मेरा एक दोस्त है, वो मैंने उसको फैक्ट्री से बाहर निकल के उसको फ़ोन किया। मैं बोला, भाई, मैंने बस उसको फ़ोन पे हेलो किया, हेलो के बाद मेरा रोना शुरू हो गया। वो उसने बोला कि तू 2 मिनट रुक, कहाँ पे है? मैंने उसको बोला, मैं यहाँ पर हूँ, फटाफट आ जा। तो उस टाइम किसी पार्क के बाहर मैं ऐसे ही घूम रहा था, तो उसने बोला कि तू रुक जा, तेरे को आज तक मैंने रोते हुए तो देखा नहीं है, आज तेरे को क्या हो गया? 2-4 बातें उसने ऐसे ही फ़ोन पे मेरे को उलझा के रखा और आ गया। उसने जो उसका फ़र्ज़ बनता है वो उसे समझाया कि चल ठीक है, कोई नहीं, मरने से कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्या करेगा, अगर ज़िंदा रहेगा तो कुछ तो कर ही लेगा। तो रात को वो अपने घर ले गया। मैं रात को अपने घर ना जाके मैं अपने दोस्त के घर सोया फिर। अब रात भर जब वो रोना-धोना खत्म हो गया, सारी चीज़ें हो गई, अब मैं थोड़ा-सा अपने माइंड में कैलकुलेशंस करने लगा कि मरने से क्या होगा और ज़िंदा रह के क्या कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि यार अगर चलो ठीक है, माल खराब कर दिया, फैक्ट्री का माल खराब हो गया, लोन नहीं दूँगा तो क्या होगा? बैंक आएगा, घर की नीलामी कर देगा, तो उससे पहले हम खुद ही अपना घर बेच देंगे। उससे पैसे भी अच्छे मिल जाएँगे और बैंक का लोन भी क्लियर हो जाएगा और कुछ हाथ में पैसा भी आ जाएगा। फिर बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलने लगी। अपने मन को बेसिकली मैं तसल्ली दे रहा था कि एक जीने के लिए, अच्छी लाइफ़ जीने के लिए क्या चाहिए? बोले एक कमरा ही तो चाहिए, एसी रूम चाहिए, कमरा चाहिए। वो तो ठीक है, बैंक के पैसे चुकाने के बाद भी घर की वैल्यू इतनी है, वो बना लूँगा मैं, बन जाएगा। तो बेसिकली उस रात को मेरी लाइफ़ में सबसे बड़ा चेंज आया। वो चेंज क्या आया कि अब मैं जो डर रहा था, प्रेशर में था, वो सब प्रेशर मैंने ख़त्म कर दिया। बोला ठीक है, आने दो बैंक को, माल ख़राब हो गया, कोई नहीं, मैं ज़िंदा रहूँगा। एटलीस्ट वो मेरे को मारेंगे तो नहीं, वो मेरी जान नहीं लेंगे। तो दोस्तों, अब मैं वापस आपको अपनी फैक्ट्री लेके चलता हूँ। अब जब अपना माइंड क्लियर कर लिया कि भैया मरना नहीं है, ज़िंदा ही रहना है, काम करना है, तो अब अगले दिन फिर ठंडे दिमाग से एकदम रिलैक्स होके, चिल होके, घरवाले भी देख रहे हैं, ये मतलब इतना कांड करने के बाद भी कोई इतना चिल हो सकता है। ठीक है, फैक्ट्री गया, रिलैक्स होके जा रहा हूँ। अब बहुत हैरानी की बात और बहुत हँसी की बात मैं आपको बताऊँ, वो जो मैंने गलती करी थी, वो एक 2-4 आस-पास के लोगों से मैंने राय ली, तो उन्होंने बोला, भैया ये तो इसको ऐसे कट मारोगे, ये ठीक हो जाएगा। वो कट मारो और वो ठीक हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार, ये 2 मिनट की जो मतलब सॉल्यूशन है, इसकी वजह से मैं कल अपनी जान देने वाला था। तो इससे मेरे को ये सीख मिली कि लाइफ़ में कभी भी प्रॉब्लम आए तो थोड़ा-सा पेशेंस रखना चाहिए। जो हम गलतियाँ करते हैं उसी के अंदर ही कहीं न कहीं सॉल्यूशन भी मिल जाता है। अब कंपनी चल रही है, प्रॉफ़िट्स आने थोड़े बहुत शुरू हो गए। अब एक और प्रॉब्लम आ गई। मैं मार्केटिंग पे जाता था, मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था, टूरिंग पे रहता था, 15-20 दिन गाँव देहात में घूमता रहता था।
हम टोटल इकट्ठा करते थे 60, 70, 80, 100 पीस का ऑर्डर, जिसके अंदर 10 महिंद्रा, 10 स्वराज, 10 जॉन डियर, मैसी, सोनालिका सबके मिक्स हमें माल बनाने होते थे, 10-10, 20-20 पीस। वो बहुत कम वॉल्यूम है। मशीनरी कॉमन है, पर आपको वैरायटी बनानी पड़ेगी। तो ये भी मेरे लिए एक चैलेंज बन गया कि अब फॉर एग्जांपल हम पेंट करने जा रहे हैं, महिंद्रा की टॉपलिंग रेड कलर की होगी, स्वराज की ग्रे होगी, जॉन डियर की ग्रीन होगी। तो मैंने बोला यार ये तो 10 पीस पेंट कर रहा है, उसके बाद मतलब 10 मिनट पेंट करने में लगा रहा है, आधा घंटा सफाई करने में लगा रहा है। कलर चेंज करने से पहले पूरी मशीन साफ़ करनी पड़ती है, गन साफ़ करनी पड़ती है। मतलब ऐसे बात नहीं बनेगी। तो मैंने एक डिसीजन फिर शांति से बैठ के सोचा, ऐसा करते हैं अपनी सारी टॉप लेन्स को ब्लैक कर देते हैं, मैट ब्लैक कलर में बनाते हैं। थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगेगा, थोड़ा सा न्यू जनरेशन लगेगा, मार्केट से डिफरेंट लगेगा। अब वो वापस हमारे घर में मीटिंग बैठ गई। पापा आए, पापा ने बोला, मम्मी से बात करी, ये तेरा बेटा जो हमारा बचा कुचा काम है, अब ये कल को ये समझ ले कि फैक्ट्री को ताले लगाने वाला है। तो मम्मी बोला ऐसा क्या कर रहा है? मैं बोला कुछ नहीं कर रहा है, ये मैं बस ब्लैक कलर मेरे को करना है, हम इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कलर चेंज करने में। अब मैंने आपको जैसे बताया ना, अब मैं स्ट्रेस नहीं लेता था और ना ही टेंशन लेता था, अब मैं अपने डिसीजन लेता था। तो मैंने वो ब्लैक कलर शुरू कर दिया, मैट ब्लैक कलर। वो पर्सनली मुझे अच्छा लगता था, तो ठीक है मैंने डिसीजन ले लिया। मैट ब्लैक कलर का बहुत अच्छा सुंदर सा प्रोडक्ट बनाया हमने, ऊपर अपने फार्मर की ब्रांडिंग करी और मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर ने पहले ही बोल दिया कि सर माल आपका अच्छा है मगर बिकेगा नहीं। फिर उसके बाद मैंने बोला कोई नहीं सर, आप पेपर बेचो तो सही। उसके बाद वो प्रोडक्ट गया रिटेलर पे, तो रिटेलर ने बोला सर देखो माल तो आपका अच्छा लग रहा है मगर बिकेगा नहीं। तो हमने उनको समझाया सर कोई नहीं, आप पेपर बेचो तो सही, अपने काउंटर पे रखो, कोई आएगा उसको दिखाओ तो सही। अब जब किसान आया, किसान ने बोला कि यार माल तो अच्छा है, चलो दे दो। तो माल बिकना शुरू हो गया। अब वो धीरे धीरे माल हमारा, मैंने अपनी क्वालिटी इंप्रूव करी, डिज़ाइंस अपने इंप्रूव करे। अब फाइनली हमने एक अपना डिज़ाइन बनाया कि हम महिंद्रा, स्वराज, सोनालिका, जॉन डियर इनके डिज़ाइंस नहीं देखेंगे। जो भी बेस्ट पॉसिबल हम बना सकते हैं, हम उसको एक फार्मर डिज़ाइन बोलेंगे, फार्मर टाइप टॉप लिंक हम उसको बोलेंगे। तो वो टॉप लिंक आज इतनी पॉपुलर हो गई है कि 500 से ज़्यादा कंपनीज हमारे डिज़ाइन को कॉपी करती हैं। उसको फार्मर टाइप नाम बोलते हैं। तो फाइनली जो स्टॉक के इस मंच से मैं आपको ये प्राउडली बोल सकता हूँ कि जो कंपनी फरीदाबाद के छोटे से एरिया से स्टार्ट हुई थी, आज वो कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर 8 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर रही है। तो जो स्टॉक के मंच के थ्रू मैं यंग जनरेशन को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हौसला मत हारिए, मार्केट से कुछ यूनिक कीजिए, कुछ डिफरेंट कीजिए, क्वालिटी बनाइए, आप कभी ना कभी सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। और मैं जो स्टॉक को ये भी बहुत ज़्यादा थैंक यू और थैंकफुल हूँ कि हम जैसे लोगों को ये बुलाते हैं, यंग जनरेशन को मोटिवेट करते हैं। और भी ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ मैंने जो स्टॉक के थ्रू देखी हैं, उनसे मैंने भी मोटिवेशन लिया है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो यंग जनरेशन को मोटिवेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।